तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग कोशिका के घटक को जानेंगे। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से जाना जा सकता है। बड़ा ही सिंपल और क्लियर लाइन में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये क्या होता है इसको जान लेते हैं ताकि ये क्रिस्टल क्लियर में बदल जाए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी होती है जो किसी भी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन रे बीम का इस्तेमाल करती है। ठीक है। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक है और वो कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। तो बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली होती है, और अगर पौधों में देखा जाए तो कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। तो बच्चों आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जंतु कोशिका के बाहर में एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, परंतु पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल कहते हैं। तो बच्चों इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, पता कीजिए। ये आपको पता करना है और अपने कॉपी में लिखना है। क्या है क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है और यह केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है, यानी इसमें छेद होते हैं। और ये छेद क्या करते हैं? ये छेद केवल ऐच्छिक पदार्थों का अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, अर्थात ये चयनात्मक परागमय होती है। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है दूसरे पैराग्राफ में कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली का यहाँ पर कार्य बताया गया है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। ओके। और यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, यानी यह कोशिका की आकृति का निर्माण करती है और अंदर की आंतरिक अंग को यानी जीव द्रव्य, ठीक है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है ये उसको सुरक्षा प्रदान करती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने कोशिका झिल्ली को कवर कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कोशिका द्रव्य की तरफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल एवं अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। कोशिका द्रव्य क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह सभी कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। ठीक है। समझ में आ गया कोशिका द्रव्य क्या है।
कोशिका में कोशिका झिल्ली और केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है और 70% कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। तो बच्चों, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बाद है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल साधारण लाइन में लिखा गया है, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है। बच्चों, इसके नीचे है इन्हें भी जानिए। हम लोगों को इसको जान लेना होगा ताकि हम लोग का नॉलेज कुछ बढ़ जाए। एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ जीव जैसे पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। राइजोपस यानी कवक में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रायः स्तनधारी जीवों जैसे मानव के लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल में केंद्रक अनुपस्थित होता है, पर ऊंट की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। तो बच्चों, इसके नीचे लिखा है कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस झिल्ली में भी रंध्र होता है जिसे केंद्रक रंध्र यानी न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी यानी दो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और इस झिल्ली में भी रंध्र होता है जिसे केंद्रक रंध्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अब आगे बढ़ते हैं। अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसे यह नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के रंध्रों से निकलकर केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। तो बच्चों, अब आपके सामने आ रहा है, अब बताइए। तो आपको इसको बताना नहीं है, आपको इसको अपने कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन है? आपको पता भी है। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? ये भी आप जानते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम लिखिए, ये भी मैंने बताया है आपको। कोशिका के केंद्रक को सरलता पूर्वक हेमाटोक्सिलिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक की भी परसंरचना दिखाई देती है। केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है, यानी जटिल संरचना होती है, जिसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करती है। तो बच्चों, दूसरे पेज में है, इन्हें भी जानिए। तो जान ही लेते हैं आज। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों जैसे जीवों के केंद्रक
बहुकोशिकीय जीवों की तरह सुसंगठित नहीं होती है। इन जीवों के केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं एवं ऐसे जीव जिसमें ये कोशिकाएं पाई जाती है प्रोकैरियोट्स कहलाती है, जैसे जीवाणु। और नीचे में है कि प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है एवं ऐसे जीव को यूकेरियोट्स कहते हैं। सभी बहुकोशिक जीव यूकेरियोट्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के बीच में डिफरेंस बताया गया है, इसको आप खुद से करेंगे। नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखा गया है ज्ञान की बातें। तो चलिए कुछ ज्ञान ले लिया जाए। और ज्ञान किसके बारे में है? जिन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। जिन सजीव में अनुवांशिक गुणों के वाहक है, ठीक है, जो गुणसूत्र पर दाने के समान रचनाओं में पाई जाती है। यह माता पिता में पाई जाने वाली अनुवांशिक गुणों के लक्षणों को अपने आगे की संतति में स्थानांतरण करता है। जैसे माता पिता लंबे हो तो बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर माँ की आंख नीली है तो संभव है कि बच्चे की आंख भी नीली हो सकती है। परंतु दो जनकों से प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण पूर्णतः समान ना होकर भिन्न भी हो सकते हैं। उसके नीचे भी एक ब्लू बॉक्स दिया गया है। क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। क्या प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? आपको वो क्रियाकलाप 1 याद है, जब हम लोगों ने प्याज की झिल्ली को काट कर उसमें अभिरंजित कर कर उसको सूक्ष्मदर्शी से हम लोगों ने उसकी कोशिका को देखा था। तो ऐसे अभी ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम लोग मानव शरीर के भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको अब क्रियाकलाप 2 बताया गया है कि उसमें हम लोग कैसे मानव शरीर के कोशिका को देख सकते हैं। ये आप स्वयं ही पढ़िएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क है। उसके अगले पेज पर आते हैं और यहाँ पर आपको जंतु एवं पौध कोशिका यानी पादप कोशिका के बीच पर डिफरेंस बताया गया है डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम आपको अपने कॉपी पर उतारना है यानी कॉपी पर बनाना है, साथ ही साथ पूरा लेबलिंग यानी उसका पूरा नाम सब लिखना है। और नीचे अब बताइए एक तो बॉक्स बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, आपको इस कॉलम को फिलअप करना यानी भरना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग होमवर्क पे आते हैं और इसी के साथ हम लोग सेल यानी कोशिका चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे कवर कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे पूछ सकते हैं।